बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 11 जो सा है वो चैप्टर नंबर 11 के बारे में है। चैप्टर नंबर 11 इज़ मोर अबाउट क्लस्टरिंग एंड हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर के बाद हमारे पास दो और लेक्चर रह जाएंगे, दो और लेक्चर्स रह जाएंगे और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह जो सा है विल बी डन विद 7646। ठीक है, और अगर आप ये एग्ज़ाम दे दें तो आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगी जो कि MCITP नहीं होगा। उस सर्टिफिकेशन का भी मुझे नाम भूला हुआ है, तो आप अगर मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो मेनली अबाउट है हाई अवेलेबिलिटी कि जब हमारा नेटवर्क ग्रो होना शुरू हो जाता है। अगर मैंने कहा कि मेरी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ग्रो होनी शुरू हुई और वो काफ़ी बड़ी हो गई और उसकी जो यूज़र रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई। ठीक है, से मैं कहता हूँ कि एक सर्वर था पहले मेरे पास और यूज़र थे मेरे पास 500। ठीक है, और अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो सी है वो बढ़ गई है और यूज़र की अमाउंट जो सी है वो 1000 हो गई है। तो उन लोगों को डील करने के लिए ये सर्वर काफ़ी नहीं है। इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो CPU यूटिलाइजेशन 99% होनी शुरू हो गई है। अब मैं क्या करूँगा? तो इस चीज़ से टैकल करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दो सर्वर्स रख देता हूँ। ठीक है, और दो सर्वर्स के ऊपर आधे यूज़र्स को यहाँ पे भेज दूंगा और आधे यूज़र्स को यहाँ पे भेज दूंगा। तो अगर मेरे पास 1000 यूज़र हैं तो 500 यूज़र्स यहाँ पर हो गए और 500 यूज़र्स यहाँ पर हो गए। थोड़े अरसे के बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपेंड हुई और मेरे यूज़र्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई। से फॉर एग्जांपल मेरा जो बिज़नेस था वो ऑनलाइन बाइंग था। से फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह हमारे पास इस टाइम ऑनलाइन बाइंग कंपनीज हैं, इस तरह से अगर आपने एशिया के अंदर कोई बाइंग कंपनी बना दी जो ऑनलाइन सेलिंग या परचेजिंग करती है, तो उस चीज़ को डील करने के लिए आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चला रिसेशन के दिनों में भी और आपके यूज़र्स की तादाद 10,000 होगी। तो अब आप क्या करोगे? आप सर्वर्स की तादाद बढ़ाते जाओगे, मगर सवाल ये पैदा होता है आप इन सर्वर्स पे यूज़र को कैसे डाइवर्ट करोगे? आप ऐसे नहीं कह सकते कि जी अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप जी सर्वर का ये एड्रेस यूज़ करें। ठीक है, ABC पाकिस्तान। अगर आप इंडिया से हैं तो आप ABC इंडिया यूज़ करें। अगर आप बांग्लादेश से हैं तो ABC बांग्लादेश यूज़ करें। अगर आप से फॉर एग्ज़ाम्पल जापान से हैं तो ABC जापान यूज़ करेंगे। तो यूज़र आपकी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, यूज़र आपके सर में डंडा मारेंगे। यूज़र कहेंगे जी मैंने सिर्फ ABC.com ही एक्सेस करनी है या मैंने urduitacademy.com ही एक्सेस करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए आपको हाई अवेलेबिलिटी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक ऑप्शन जो सबसे सस्ता है इज़ कॉल्ड DNS राउंड रॉबिन। ठीक है, DNS राउंड रॉबिन क्या चीज़ होती है? DNS राउंड रॉबिन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि मेरे DNS सर्वर के पास एंट्रीज पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ कि मेरे पास urduitacademy.com वेबसाइट है और urduitacademy.com वेबसाइट एक जो सा है 10.1.1.1 पे पड़ी है और एक सर्वर जो सा है 20.1.1.1 पे पड़ा हुआ है। इसकी वजह यह है कि उर्दू IT अकेडमी बहुत एक्सपेंड होगी और उस पर बहुत सारी सर्टिफिकेशंस होगी। तो अब जो सा है यूज़र जो सा है वो एक सर्वर पे को सारे अगर एक्सेस करें तो सर्वर बैठ जाता है। ठीक है, और यूज़र की जो जियोग्राफिकल लोकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कुछ एक्सपेंड हो गई है। तो सारे यूज़र ऑस्ट्रेलिया एशिया से नहीं है बल्कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट से यूज़र उसे एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब विश ऐसा हो जाए तो बहरहाल तो अब जब भी कोई यूज़र DNS सर्वर के पास जाता है, ठीक है, मैं अभी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ। ठीक है, से अगर यूज़र वन जो सा है उसने कहा मैंने urduitacademy.com खोलनी है, तो वो सर्वर के पास जाता है, DNS सर्वर के पास जाता है और DNS सर्वर कहता है अच्छा आपने urduitacademy.com खोलनी है, आप ऐसा करो 10.1.1 पे चला जाओ, और वो यूज़र जो सा है वो 10.1.1 पे चला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा यूज़र आता है। ठीक है, दूसरा यूज़र कहता है यूज़र नंबर 2 वो कहता है मैंने urduitacademy.com पे जाना है। ठीक है, उर्दू IT अकेडमी का जो DNS सर्वर है वो से कहता है अच्छा तुम ऐसा करो तुम 20.1.1 के पास चले जाओ, तो ये 20.1.1 के पास चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा यूज़र आएगा। ठीक है, तीसरा यूज़र आके कहेगा जी मैंने urduitacademy.com के पास जाना है, तो तीसरा यूज़र का urduitacademy.com का ये जो DNS सर्वर का बॉक्स है, ठीक है, वो कहेगा अच्छा तुम ऐसा करो तुम 10.1.1 के पास चले जाओ। ठीक है, उसके बाद चौथा यूज़र आएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड राउंड रॉबिन। ठीक है, चौथा यूज़र आया उसके बाद
और उसने कहा कि भैया मैंने जो है DNS सर्वर के पास जाना है, DNS urduitacademy.com के पास जाना है, वेब सर्वर के पास, तो वो कहेगा अच्छा आप 20.1.1 के पास चले जाओ। दैट इज़ कॉल्ड राउंड रॉबिन टेक्निक। ठीक है। अब इसका इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि उसने लोड बैलेंसिंग कर दी कि आपके पास ये सर्वर है, उस पर 5000 वीडियोस पड़ी हुई हैं और इस सर्वर पे भी 5000 वीडियो, ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट रेप्लिका हैं। और अगर किसी एक यूज़र ने वीडियोस को एक्सेस करना है तो वो क्या करेगा, वो DNS सर्वर के पास जाएगा, DNS सर्वर उसको राउंड रॉबिन टेक्निक से शेयरिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाला है, इसका कॉल्ड नेट मास्क ऑर्डरिंग। नेट मास्क ऑर्डरिंग क्या होती है कि अगर मेरा ये क्लाइंट जो है 10 के नेटवर्क पे है, ये 20 के नेटवर्क पे है, ये 10 के नेटवर्क पे, ये 10 के नेटवर्क पे है, तो आपका DNS सर्वर क्या करता है, जितने 10 के यूजर्स हैं अगर वो urduitacademy.com पे जाना चाहते हैं तो वो सारे के सारों को 10 के ही सर्वर का एड्रेस देगा, इनमें से किसी को भी वो 20 के नेटवर्क का एड्रेस नहीं देगा, और जो कि 20 के नेटवर्क से आएगा उसे 20 वाले सर्वर पे भेज देगा। इसका नुकसान क्या है कि अगर मैंने कहा कि 10 के नेटवर्क पे मेरे पास 5000 में से 700 यूज़र हैं और 20 के नेटवर्क पे मेरे पास सिर्फ 300 यूज़र है, तो जो सा ये 10 वाला नेटवर्क है ये बेचारा ओवरलोडेड हो जाएगा। ठीक है, ये सैड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सा ये हैप्पी रहेगा क्योंकि इसके पास तो 300 यूज़र है। ठीक है, लोड भी पूरा नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम DNS के अंदर नेट मास्क ऑर्डरिंग का ऑप्शन डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल होता है मेरे ख्याल में। ठीक है, ठीक है। अगर क्लाइंट जो है वो 10 नेटवर्क का है और अगर उसने किसी डेस्टिनेशन पे जाना है जो कि 10 में पड़ी हुई है और 20 में भी पड़ी हुई है, तो वो 10 वाली साइड पे भेज देगा। ठीक है, और क्या इसके अंदर फ़ायदा होता है, और इसके अंदर जो सा है नुकसान क्या होता है राउंड रॉबिन का? फ़ायदा ये देखा हमने कि चीप लोड बैलेंसिंग कर देता है हमें, और लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड कर देता है, हमारा लोड जो है वो सम हाउ शेयर कर देता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल 40-60 कर देगा या 50-50 कर देगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मगर इसके अंदर एक मसला ये है कि अगर नेटमास्क ऑर्डरिंग है तो वो 10 के नेटवर्क के यूजर्स को 10 के सर्वर पे भेज देगा, 20 के नेटवर्क के यूजर्स को 20 के सर्वर पे भेज देगा। उसके बाद एक और चीज़ जो ये नहीं कर सकता, इस कॉल्ड DNS हैज नो कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। लोड डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भैया यार ये जो सर्वर है ना, ये अगर 500 यूजर्स को डील कर सकता है और ये 300 यूजर्स को डील कर सकता है। ठीक है, मैं इसके अंदर अगर रैम डालूं तो ये 700 यूजर्स को डील कर सकता है। ठीक है, से मैंने कहा इसने 200 यूजर्स की और कैपेबिलिटी होगी। तो मैं चाहता हूं कि यार ऐसा हो कि ये DNS सर्वर 70% लोड इधर भेज दे, ठीक है, और 30% लोड इधर भेज दे। तो ये नहीं कर सकते आप इसमें, एक मसला। दूसरा मसला फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है। फॉल्ट टॉलरेंट ये कि मैंने कहा कि भैया ये मेरे पास 2 सर्वर्स हैं, ठीक है, सर्वर 1 और सर्वर 2। ठीक है, और अगर मेरे पास ये 2 यूज़र्स हैं, ये सर्वर 1 की तरफ जा रहे हैं और ये 2 यूज़र जो हैं ये सर्वर 2 की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक और यूज़र आता है, जब वो नेटवर्क पे DNS को क्यूरी करता है तो इतनी देर में ये सर्वर 2 डाउन हो जाता है। आग लगी डेटा सेंटर के अंदर, अगर थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच में हम बात करें, या सर्वर डाउन हो गया किसी वजह से। ठीक है, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने कहीं डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा कि इसकी हार्ड ड्राइव जो सी है वो हॉट स्वैपेबल है, बल्कि अगर आप हायर वर्जन पे चले जाएं तो प्रोसेसर भी हॉट स्वैपेबल है, और उसने बात मान ली और उसने सर्वर का प्रोसेसर निकाल दिया और सर्वर बैठ गया। ठीक है, बल नई टेक्नोलॉजीज कहती हैं कि ये इनके सर्वर्स रैम सारा कुछ हॉट स्वैपेबल है। आई डोंट ट्रस्ट दैम, आपकी अपनी राय है। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि उसने एक्सेस किया और सर्वर की जो राउंड रोबिन की बारी थी, उसने सर्वर ने DNS सर्वर ने उसको इस साइड पे पॉइंट कर दिया, ये सर्वर डाउन था और यूज़र को पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड का मैसेज आ गया। ठीक है, कैन नॉट बी डिस्प्लेड। इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास DNS राउंड रोबिन में कोई सोल्यूशन नहीं है। ये फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है कि अगर सर्वर 2 डाउन हो गया तो ये इसको पता चल जाए DNS को कि सर्वर डाउन हो गया और मैंने ये करना है। तो क्या होगा कि रात के अगर 10 बजे सर्वर 2 डाउन हो गया तो आपको ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आएगी, कहेंगे आधे यूज़र कहेंगे कि भाई हम एक्सेस कर सकते हैं, बाकी यूज़र कहेंगे हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या बेचारा अपने वो स्लीपिंग सूट के अंदर ऑफिस आएगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी बेहतर हुई तो वो घर से अपने नेटवर्क को डायल करेगा और अपने DNS सर्वर में जो 2 एंट्रीज उसने डाली हुई थी, यानी उसके पास एंट्री ए एंट्री क्या कहलाएगी, www.urduitacademy.com, ठीक है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स क्या IP एड्रेस था 10.1.1.1, और दूसरी एंट्री भी एग्जैक्ट सेम नेम होगा। ठीक है, इसलिए मैं बराबर का साइन डाल देता हूँ,
और वो आईपी एड्रेस होगा 20.1.1.1। तो डीएनएस क्या कर रहा था, एक यूज़र इधर, दूसरा इधर, एक इधर, दूसरा इधर, एक इधर, दूसरा इधर, ऐसे काम कर रहा था। अब ये वाला डाउन हो गया, मगर डीएनएस को कोई नहीं पता, उसने बस इधर भेजते जाना। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, ये वाली एंट्री डिलीट कर देगा, ठीक है। अगर उसके पास कोई एक सर्वर 3 पड़ा हुआ था, ठीक है, जो एक उसने नॉर्मल सिंपल मशीन में बनाया हुआ था, उसका आईपी एड्रेस था 30.1.1.1, तो वो रिडंडेंसी के लिए उसकी एंट्री डाल देगा www.urduitacademy.com 30.1.1.1। तो अब डीएनएस सर्वर इन दोनों के बीच में लोड बैलेंसिंग करवाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो दैट इज हाउ योर सिस्टम वर्क्स। राउंड रोबिन, डीएनएस राउंड रोबिन काम करता है, मगर उसकी लिमिटेशन देख ली। और एक और मसला ये कि सेशन फ्रेंडली नहीं है। सेशन फ्रेंडली से क्या मुराद कि ये एक सर्वर 1 था, एक पीसी 1 था, और उसने सर्वर 1 पे एक प्रोसेस रन किया, ठीक है। वो उसने प्रोसेस रन किया हुआ था और उस पर वो प्रोसेस रन हो रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था, कोई क्यूरी थी से फॉर एग्जांपल वेब पेज के ऊपर, या ट्रांजैक्शन कर रहा था। अब हुआ ये कि अभी वो ट्रांजैक्शन के बीच में था, उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, उसने जब उसको दोबारा ओपन करने की कोशिश की तो क्वाइट पॉसिबल है कि वो इस सर्वर की तरफ चला जाए। अब इस तरह जब हो जाएगा उसके पास, तो उसका वो प्रोसेस जो है डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो सेशन फ्रेंडली नहीं है कि यूज़र डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट करता है तो वो मिल जाए, ठीक है। बहुत केसेस में मिल सकता है, ठीक है, मगर फिर मसला होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद एक और जो सबसे बड़ा मसला ये है कि जब मैं अपने डीएनएस सर्वर को क्यूरी करता हूँ, आपको अच्छी तरह याद होगा जब हमने डीएनएस के अंदर पढ़ा, तो मैंने डीएनएस सर्वर का डीएनएस भैया मैंने urduitacademy.com पे जाना है। डीएनएस कहता है ठीक है कोई मसला नहीं, मैं आपको urduitacademy.com पे भेज देता हूँ, और आप ये याद रखो कि urduitacademy.com का जो सा उर्दू आई टी अकेडमी का आईपी एड्रेस जो सा है वो है 10.1.1.1। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा कंप्यूटर अपने पास उसकी एंट्री सेव कर लेता है और उसके साथ एक टीटीएल का टाइमर लगा देता है 1 घंटे तक का। अब 1 घंटे के अंदर जब भी वो दोबारा, अगर मुझे अच्छी तरह याद है तो 1 आवर जो सा है वो उसका टाइम टू लीव होता है डीएनएस की एंट्री का, ठीक है। तो वो अपने पास डीएनएस की एंट्री रख लेता है, और उसके बाद जब भी 1 घंटे तक मैं एक्सेस करता हूँ तो मैं डीएनएस के पास नहीं जाता, मैं सीधा 10.1.1.1 के पास जाता हूँ। अगर उस दौरान वो सर्वर डाउन हो गया तो फिर मसला, ठीक है। हमने अब इस डीएनएस राउंड रॉबिन का एडवांटेज भी देखा, डिसएडवांटेज भी देखा। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, एनएलबी। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग क्या? वही सेम कॉन्सेप्ट कि मैंने सेट ऑफ सर्वर्स बनाए और उनको जो सा है एक ग्रुप में बना डाल दिया, दैट इज कॉल्ड अ क्लस्टर, ठीक है। और उस क्लस्टर के अंदर अब तमाम सर्वर्स एक स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर किसी यूज़र ने उस सर्विस पे जाना है तो वो उसको एक्सेस कर सकता है, उसे यूज़ कर सकता है और बला बला, ठीक हो गया। अब एनएलबी के बारे में एक बात बताता चलूँ कि एनएलबी नेटवर्क लोड बैलेंसर विंडोज़ 2008 R2 के अंदर 32 नोड्स को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी मैक्सिमम 32 सर्वर्स की आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। ये 32 सर्वर्स, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक 32 सर्वर्स है। इसने कितने ग्लास उठाए हैं मुझे नहीं पता, तो एनीवे, तो ये 32 सर्वर्स हैं और इनके दरमियान जो है वो लोड बैलेंसिंग करेगा। अब लोड बैलेंसिंग करवाने का एक तरीका ये है कि हम इनको फिर ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लस्टर, ठीक है। मैंने कहा ये क्लस्टर 1 है, ये क्लस्टर 2 है, ठीक है, ये क्लस्टर 3 है, ताकि ये सारे मिलके यानी छोटे छोटे ग्रुप्स में बना दिया जाए, ठीक है। विंडोज़ 2008 का जो R2 के अंदर जो क्लस्टर साइज है वो 8 सर्वर्स इन अ सिंगल क्लस्टर हो सकते हैं। 2003 में मेरे ख्याल में वो 4 या 3 थे, 4 थे मेरे ख्याल में, और 2000 सर्वर के अंदर मेरे ख्याल में 2 से ज़्यादा जो कंप्यूटर्स थे या सर्वर्स थे वो एक क्लस्टर में नहीं आ सकते, ठीक है। ऑटो कॉन्फ़िगरेबल एज नोड ज्वाइन एंड रिमूव द क्लस्टर। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि मैं ज़रा इंक क्लियर कर लूँ और एक डायग्राम बना दूँ, ठीक है। हुआ ये कि मेरे पास छोटे क्लस्टर, हम छोटे नेटवर्क की ही बात कर रहे हैं, कि मेरे पास ये कोई 3 सर्वर थे और मैंने इन पे लोड बैलेंसिंग कर दी, ठीक है। मैंने कहा ये मेरी वेबसाइट थी abc.com, ठीक है। अभी वक्ती तौर पे इसे स्टैटिक वेबसाइट रखते हैं, अगर आप में से किसी को स्टैटिक डायनामिक का नहीं पता तो कोई परेशान ना हो, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई ये जो यूज़र है ये जब भी आए तो इसे एक स्पेसिफिक सर्वर पे भेज दे। अब वो कैसे भेजना है वो मैं आपको बताता हूँ, कि ये सर्वर्स हैं और ये मेरा एक नेटवर्किंग का कोई स्विच लगा हुआ, और ये यूज़र जो सा है इस स्विच से कनेक्टेड है, और ये सारे के सारे यूज़र्स इस स्विच सर्वर्स इस स्विच से कनेक्टेड है।
अब इस सर्वर का आईपी एड्रेस है 10.1.1.1, इसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.2, इसका आईपी एड्रेस है .3 10.1. अब इन तीनों सर्वर्स का एक वर्चुअल आईपी एड्रेस भी होगा, ठीक है। वर्चुअल आईपी एड्रेस क्या है मैं आपको बताता हूँ, जो कलर सेलेक्ट करना। इन तीनों सर्वर्स का एक वर्चुअल आईपी एड्रेस भी होगा। वो क्या होगा, वो एक बॉक्स टाइप, एक वर्चुअल मीन जो नज़र नहीं आ सकता, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है। वो मैंने कहा भैया इसका वर्चुअल आईपी एड्रेस है 1.1.100, और मैंने इस वर्चुअल आईपी एड्रेस के अगेंस्ट अपने डीएनएस सर्वर में, जो कि मेरा कहीं यहाँ पे पड़ा हुआ था, एंट्री डाल दी कि अगर कोई कहे मैंने abc.com के पास जाना है तो आपने उसको 10.1.1.100 के पास लेके जाना है। अब आप में से कोई सोचे 10.1.1.100 तो किसी सर्वर का आईपी एड्रेस नहीं है। दिस इज व्हाट नेटवर्क लोड बैलेंसर डू। अब नेटवर्क लोड बैलेंसिंग क्या करेगी कि जब भी इसके पास कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो पूल में से, अपने नेटवर्क लोड बैलेंसर के पूल में से जो बेस्ट सर्वर होगा उसके पास लेके जाएगी और वो उसकी सर्विस फुलफिल करेगा। और उसको आप किस तरह भी एडजस्ट कर सकते हो। आप कहते हो कि मेरा ये जो सर्वर, ये बेचारा गरीब सा है, इस पर 20% लोड डाल दो, ठीक है, वेट ऑप्शन होता है। इस पे जो सा है वो 40% डाल दो और बाकी जितना बच गया 40% वो इधर डाल दो, ऐसे हो सकता है। फिर अगर लोड बैलेंसर्स में से एक नोड पे आपने विंडोज़ की अपडेट आ गई, अब ठीक है, आपने की जो विंडोज़ की अपडेट आ गई, तो विंडोज़ की अपडेट क्या करती है कि अब विंडोज़ की अपडेट आई है, मैंने उसे इंस्टॉल करना है, तो मैं अब इस सर्वर को रनिंग नहीं रखूंगा, मैं इसके अंदर एक ऑप्शन डाल दूंगा, मैं कहूँगा ड्रेन स्टॉप कर दे इसे। ड्रेन स्टॉप से मुराद इसके पास अगर 10 यूजर्स की रिक्वेस्ट आई है, उनकी कंप्लीट करने के बाद उनको डिस्कनेक्ट कर दे और जो नई रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर ना लेकर आए, ताकि मैं इसको अपने क्लस्टर से रिमूव कर दूं। और जब मैं इसे क्लस्टर से रिमूव कर दूंगा तो मैं इसके ऊपर कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर दूं, ठीक है, विंडोज़ अपडेट इंस्टॉल कर दूं, उसके बाद दोबारा इसको क्लस्टर में लोड कर दूं, एनएलबी को पता चल जाएगा और नेटवर्क लोड बैलेंसर फिर इसके दरमियान शेयरिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है, इस पर फिर दोबारा लोड डालना शुरू कर देगा। तो मैं यूज़र को बताए बगैर ही, यूज़र को एक्सपीरियंस कराए बगैर ही डिसरप्शन क्रिएट करूं और उसको सर्वर को उतारूं, उसको लगाऊं, उसके ऊपर विंडोज अपडेट इंस्टॉल करूं, उसको दोबारा क्लस्टर में जोड़ दूं, कुछ मसला नहीं होगा, ठीक है। कि ऑटो कन्फिग्रेबल है, कि नोड खुद ब खुद एडजस्ट करती रहेगी वो नेटवर्क लोड बैलेंसर। और ये जो जब हम भी लोड बैलेंसिंग कन्फिगर करते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि जितनी मशीन्स हैं जिन पे लोड बैलेंसिंग कन्फिगर की हुई है उनके ऊपर दो दो इंटरफेसेस होने चाहिए। उसकी वजह क्या है, ठीक है, सेम मेरे पास ये 3 सर्वर्स हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसे कहते हैं कि ये जो पोर्शन ऑफ द नेटवर्क है इज कॉल्ड अ प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड पब्लिक नेटवर्क, ठीक है, जो हमारे यूजर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये सर्वर्स आपस में एक दूसरे को हार्ट बीट भेजते रहते हैं, ठीक है, हार्ट बना दूं यहाँ पे, ये हार्ट बन गया, ठीक है, तीर भी लगा देते हैं इसके अंदर। एनीवे, तो ये हार्ट बीट भेजते रहते हैं एक दूसरे को, सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3, ठीक है, एक दूसरे को हार्ट बीट भेजते रहते हैं और चेक करते हैं कि क्या एक दूसरे की हम हार्ट बीट चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब एक दूसरे की चेक कर सकते हैं हार्ट बीट तो उन्हें पता चल जाता है, ठीक है, ये सर्वर अलाइव है। अगर उन्हें 5 कंसेक्टिव हार्ट बीट्स नहीं नजर आती सर्वर 1 की, तो वो समझ जाते हैं कि हमारा सर्वर 1 डाउन हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर नेटवर्क लोड बैलेंसिंग वर्क्स, और इसको हमें माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सिमुलेट करेंगे। अच्छा, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग पे जाने से पहले मैं आपको नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के 2 मोड्स बताता चलूँ। वन इज कॉल्ड यूनिकास्ट एंड वन इज कॉल्ड मल्टीकास्ट। अगर आप अपने पास लैब करेंगे तो आपने मल्टीकास्ट मोड सेलेक्ट करना है, अगर आप यूनिकास्ट करेंगे तो आपके पास मसला आएगा, ठीक है। अच्छा, जो नोड जिनके पास 2 नेटवर्क कार्ड हैं, ठीक है, उनके लिए एनएलबी यूनिकास्ट मोड यूज होता है, ठीक है, तो ताकि वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन कर सकें। और एनएलबी मल्टीकास्ट मोड कहाँ यूज होता है, जब सर्वर्स के पास सिंगल एक लैन कार्ड है और आपके पास ये प्राइवेट नेटवर्क वाला पोर्शन नहीं है, ताकि वो एक दूसरे को फिर मल्टीकास्ट भेज भी सकें हार्ट बीट के मामले में, ठीक है। और इसके जब आपने मल्टीकास्ट मोड एनेबल किया होता है तो आप इन सर्वर्स को रिमोटली बैठ के भी मैनेज कर सकते हो, आरडीपी करके और इनके आईपी एड्रेसेस देके, ठीक है। मगर इसके लिए आपको फिर स्विच और राउटर्स के अंदर मल्टीकास्ट सपोर्ट एनेबल होनी चाहिए आपके पास, ठीक हो गया। तो एनीवे,
इन शॉर्ट ये कि जब आपके पास सर्वर के पास एक लैन कार्ड है तो आपको मल्टीकास्ट मोड यूज़ करना पड़ेगा, और यूनिकास्ट कब तब करना पड़ता है जब आपके पास दो लैन कार्ड्स हैं, एक आपका प्राइवेट नेटवर्क जिस पे आप अपनी हार्ट बीट रन कर लो, अपने अगर स्टोरेजेस से कनेक्ट करना है तो आप स्टोरेजेस से भी कनेक्ट कर सकते हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ हम अभी बाद में आएंगे, ठीक है। ये फेल ओवर क्लस्टर का ऑप्शन है, इसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले मैं आपको अब अपनी लैब सेटअप दिखा दूं, क्योंकि यही एक लैब हमने करनी है। फेल ओवर क्लस्टर की लैब मैं करवा भी नहीं सकता, और आपकी बुक ने भी उसकी वो नहीं करवाई हुई, लैब करवाई नहीं हुई, ठीक है। तो आई डोंट वांट यू टू टेक इनटू मोर डिटेल्स ऑफ दैट, मगर उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ आना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट जो सा है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर आना, उसको समझना लाजमी है, ठीक है। उसकी लैब इस वजह से नहीं हो सकती, मैं आपको बताऊंगा, मगर आप कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगा, बल्कि वो मैंने वर्चुअली लैब आप लोगों को कराई हुई है। अच्छा, अब मेरे पास जो सिचुएशन है, जो मैंने लैब सेटअप की हुई है, मैंने कॉन्फ़िगर की हुई है, मगर मैं आपको दोबारा कॉन्फ़िगरेशन दिखा दूंगा। उसकी वजह क्या है कि मैंने पहले क्यों कॉन्फ़िगर की, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगना था, क्योंकि जब ये क्लस्टर्स NLB क्लस्टर्स बनाते हो तो ये दो सर्वर्स आपस में किसी वजह से कम्युनिकेट करने में बहुत देर लगाते हैं, और उसके अंदर एक जो मोस्ट कॉमन एरर है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या होता है, जो मेरे ख्याल में आप लोग फेस करोगे। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास दो सर्वर्स हैं, वन इज कॉल्ड सर्वर 1, ठीक है, इसका नाम है सर्वर 1, इसका IP एड्रेस है 192.168.1.1, और ये मेरे पास सर्वर 2 है, ठीक है, इसका IP एड्रेस है 192.168.1.2, मेरे ख्याल में इसका नाम सर्वर 3 है, मेरे ख्याल में एक्चुअली सर्वर 2 है, और इन दोनों के ऊपर वेब पेज चल रहा है। इसको मैं ज़रा एक और कलर में डाल दूँ, लाइक www, और इधर भी www, एक वेबसाइट चल रही है, ठीक है। और वो वेबसाइट क्या है, जब भी आप अपने कंप्यूटर के ऊपर IIS सर्वर इंस्टॉल करते हो, IIS, तो IIS का जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो है, ठीक है। बस मैंने उस डिफ़ॉल्ट पेज के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ किया, मैंने बच्चों को दे दिया ताहा अब्दुल्ला को, तो एक सर्वर जो सा है वो ताहा का है, और एक सर्वर जो सा है वो अब्दुल्ला का है, ठीक है। अब मुझे भी नहीं याद कि कौन सा ताहा का है और कौन सा अब्दुल्ला का है। और अब मैंने क्या किया, इनमें से एक सर्वर को, जो DNS सर्वर है, ठीक है, और वो ही हमारा डोमेन कंट्रोलर है, नॉर्मली प्रैक्टिसेस ये नहीं होती, तो जो ये डोमेन कंट्रोलर है सर्वर 1, इसके DNS सर्वर के अंदर जाके मैंने एक एंट्री डाली है myweb.urduit.com, और उसको IP एड्रेस दे दिया 192.168.1.200। एक्चुअली ये IP एड्रेस किसी सर्वर का नहीं है, मगर आप में से जो लोग मुझे ध्यान से सुन रहे थे उन्हें याद होगा ये वर्चुअल IP एड्रेस है इस क्लस्टर का। ये क्लस्टर बन गया पूरे का पूरा, ये दो सर्वर्स मेरे क्लस्टर के अंदर हैं, और ये दोनों सर्वर जो से मुझे लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड करेंगे, और ये लोड बैलेंसिंग मैंने नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के ऑप्शन से कन्फिगर करनी है, और उसमें ये दोनों सर्वर्स डाल दिए, उस क्लस्टर को नाम दे दिया माई वेब, और उस क्लस्टर के वर्चुअल IP एड्रेस की मैंने DNS एंट्री डाल दी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक कंप्यूटर पे जाऊँगा, ठीक है, इंक कलर कौन सा लूँ, पर्पल लेता हूँ। ये मेरा कंप्यूटर है, और इससे मैं एक्सेस करूँगा myweb.urduit.com, या मैं IP एड्रेस लिख दूँगा एक्सप्लोरर में 168.1.200, और मेरा लोड बैलेंसर उसकी रिक्वेस्ट पहले सर्वर के पास भेज देगा। फिर मैं एक और PC पे जाऊँगा और वहाँ से भी खोलने की कोशिश करूँगा, तो वो मुझे दूसरे सर्वर के पास ले जाएगा। एक्चुअली बज़ाहिर ये दोनों पेजेस एक ही होने चाहिए, मगर उन्होंने उसके ऊपर ताहा और अब्दुल्ला ने अपनी ड्राइंग्स बना दी हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं इसी से पहचान लूँगा कि कौन सा ताहा का है और कौन सा अब्दुल्ला का है। तो पहले मैं आप लोगों को सर्वर के अंदर लेके जाता हूँ, सर्वर की सैर कराता हूँ। तो ये मेरा सर्वर 1 है, और अगर आपने नेटवर्क लोड बैलेंसिंग इंस्टॉल करनी है तो वो आपको मैं बताता चलूँ कि आपके फ़ीचर सेट के अंदर नज़र आ रही होती है, कि अगर आपने फ़ीचर्स के अंदर जाएं और आपने ऐड अ फ़ीचर करें तो वहाँ पर आपको नेटवर्क लोड बैलेंसिंग नज़र आएगी, ठीक है। ऐड अ फ़ीचर, आज मेरा सर्वर थोड़ा बेहतर चल रहा है, और ये नेटवर्क लोड बैलेंसिंग इंस्टॉल्ड। और अगर आपने फेल ओवर क्लस्टर इंस्टॉल करना है तो वो ये है। फेल ओवर क्लस्टर और लोड बैलेंसिंग में क्या फ़र्क है वो मैं दिखाता हूँ। अगला पोर्शन हमारा जो लेक्चर का है वो फेल ओवर क्लस्टरिंग के ऊपर है, जिसकी हम लैब नहीं कर सकते, ठीक है, करेंगे नहीं, मगर आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, नहीं इसको नहीं क्लोज़ करना, इसको क्लोज़ करना है, और मैं आपको अब नेटवर्क लोड बैलेंसर एप्लीकेशन में लेके जाता हूँ। ये नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर है,
ठीक है, इसके अंदर लेके जाता हूँ। और नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग उस सर्वर के ऊपर बैठ के नेटवर्क लोड बैलेंसर नहीं यूज़ कर रहे होते। ठीक है, आपने अगर नेटवर्क लोड बैलेंसर सर्वर को मैनेज करना है तो आपने अपनी मशीन के ऊपर वो एडमिन टूल्स जो मैंने बताए थे वो इंस्टॉल किए होते हैं और वहाँ से आप मैनेज कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप अपने उसी सर्वर पे नेटवर्क लोड बैलेंसर इंस्टॉल करके और उसी पे मैनेज कर रहे होगे ना, तो वो आपको एक मैसेज देगा। वो मैसेज मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। और उसके साथ साथ मगर मैं पहले आपको उधर जाने से पहले मैं आपको डीएनएस के अंदर लेके जाता हूँ। और डीएनएस के अंदर फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर उर्दू आईटी के अंदर यहाँ पर मैंने माई वेब के नाम पे एक स्टैटिक एंट्री डाली हुई है। अगर मैंने डीएनएस राउंड रॉबिन करना है तो वो आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ, ये देखो, बल्कि पिछली लैब की ये एग्जांपल है कि सर्वर 1 की 3 एंट्रीज डाल दो और 3 सर्वर्स हैं। जो भी सर्वर 1 पे जाएगा पहली रिक्वेस्ट 1.12 पे जाएगी, फिर 1.200 पे जाएगी, फिर फ्लां फ्लां फ्लां। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब मैं नेटवर्क लोड बैलेंसर के अंदर जाऊंगा और ये मेरा क्लस्टर बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये कैसे बनता है मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, मगर उस पे जाने से पहले मैं आपको पहले प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। ठीक है, ये अब मेरा लोड बैलेंसर है और ये क्लस्टर का नाम है माई वेब उर्दू आई टी डॉट कॉम। और उर्दू आई टी डॉट कॉम का जो क्लस्टर है उसके अंदर 2 सर्वर्स हैं। कल को मेरे पास एक एडिशनल सर्वर आ जाता है तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। और इसके अंदर देखें प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी कौन सी है? सर्वर 3 की। अगर सर्वर 3 पे रिक्वेस्ट चलेगी तो फिर अगली प्रायोरिटी सर्वर 2 की 1 की हो जाएगी। अगर मेरे पास अगर 10 सर्वर और हैं तो मैं ऐड कर सकता हूँ, मगर विंडोज़ 2008 R2 नो मोर देन 8 सर्वर्स अलाउ करती है। मेरे पास 8 सर्वर नहीं है, मेरे पास तो 2 ही बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। तो आप लोगों के पास अगर बेटर मशीन है तो आप चला के देख लीजिएगा, i7 हो तो इज़ गुड। अब मैंने करना क्या, इतनी सारी स्टोरी सुनाने के बाद अब मैं इधर गया और मैं अपना वेब पेज खोलता हूँ 192.168.1.200। ओके, और इसने ये मेरे पास IIS का पेज खोल दिया। ठीक है, और ये सर्वर जो सा है ये ताहा काशिफ का है। ठीक हो गया कि भाई मेरी रिक्वेस्ट गई, लोड बैलेंसर ने देखा कि किसके पास भेजना है, माइक्रोसॉफ्ट का जो लोड बैलेंसर है उसने देखा जी इस क्लस्टर के अंदर पहला सर्वर जो सा है उसके पास भेज दिया, ताहा काशिफ। मैं एज्यूम करता हूँ कि ये पहला सर्वर है, मुझे नहीं पता, मैं तो वर्चुअल आईपी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि वो हम कैसे देख सकते हैं कि पहला आईपी एड्रेस कौन सा और दूसरा सर्वर कौन सा। ठीक है, अब मैं इसको बंद करके अगर दोबारा चलाने की कोशिश करूँ, दोबारा उसको चलाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अब मैं कहता हूँ दोबारा मैंने उसी आईपी एड्रेस पे जाना है 168.1.200 और ये मुझे ताहा का ही आईपी एड्रेस दिखा रहा है क्योंकि मैं उसी मशीन पे बैठा हूँ। लेट्स ट्राई फ्रॉम अनदर मशीन। तो मैं क्या करता हूँ, वाला आपको डिफरेंस समझ आया है कि मेरा क्लस्टर के ऊपर 2 सर्वर्स हैं, दोनों वेब पेज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक वेब पेज सर्विसेज ताहा की है, एक वेब पेज सर्विसेज अब्दुल्ला की है, और दोनों लोड शेयर कर रहे हैं। अगर मैं एक मशीन से एक्सेस करता हूँ तो वो मुझे अब्दुल्ला वाले सर्वर पे लेके जाता है, और एक मशीन से एक्सेस करता हूँ तो वो मुझे ताहा वाले सर्वर पे लेके जाता है। एक्चुअली नॉर्मली क्या होना चाहिए कि दोनों सर्वर एक ही पेज दिखाए, मगर मैं आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए CTA1.200 मैं वही क्लस्टर का जो सा है वो आईपी एड्रेस यूज़ करता हूँ और वो मुझे वहाँ पे उस स्पेसिफिक एड्रेस पे ले जाता है। ये वही मशीन है, ये वही एक्सप्लोरर है जो अभी थोड़ी देर पहले ताहा का पेज खोल रहा था, अब उसने अब्दुल्ला का पेज खोल दिया। और ये मैं देख रहे हैं आप myweb.urduit.com से एक्सेस किया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो myweb.urduit.com। मैं बल्कि ये रात टेस्टिंग कर रहा था अब्दुल्ला का पेज। अगर मैं इसको दोबारा बंद करके खोलूँ तो मे बी वो मुझे दोबारा वो क्लस्टर्स किसी और मशीन पे ले जाए। तो इन शॉर्ट मैं आप लोगों को इसको अगर समराइज़ करूँ तो ये कि मैंने अपने डीएनएस के अंदर एंट्री डाली हुई 192.168.1.200। मैं इस वर्चुअल आईपी एड्रेस को विया आईपी एड्रेस या विया डोमेन नेम दोनों एक्सेस कर सकता हूँ और फिर मेरा लोड बैलेंसर चेक करेगा। ठीक है, ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसिंग हो रही है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट छोड़ गया हूँ कि नेटवर्क वर्ल्ड के अंदर आपके पास रियल टाइम जो हार्डवेयर लोड बैलेंसर्स भी हैं, जिसके अंदर जो सबसे बेस्ट लोड बैलेंसर है वो F5 के लोड बैलेंसर्स हैं। ठीक है, F5 अपने एक लोड बैलेंसर बनाती है, हार्डवेयर लोड बैलेंसर। अभी हम सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर की बात करें जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2008 R2 के साथ आता है नेटवर्क लोड बैलेंसर, और उसको कन्फिगर करने के लिए आपको वो इंस्टॉल करना पड़ता है, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है। और आपका सर्वर जो सा है वो लोड बैलेंसिंग करना शुरू कर देता है। वो सारे जो क्लस्टर्स पे जितने सर्वर्स होंगे उन सब के ऊपर लोड बैलेंसिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, फिर वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा ने रिक्वेस्ट उसको रिसीव करनी है।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब आपको यहाँ से ये पूरे का पूरा क्लस्टर डिलीट करता हूँ। वेलकम बैक। मैंने एक्चुअली क्लस्टर डिलीट किया और उसने मुझे सर्वर से डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि वो क्लस्टर कहीं डिलीट होता है तो वो इंटरफेस को रीसेट करता है। वेल, वी आर बैक। अब हम क्लस्टर नेटवर्क लोड बैलेंसर क्लस्टर दोबारा कॉन्फ़िगर करेंगे, जो मैंने अभी चलता हुआ आपको दिखा दिया। कॉन्फ़िगरेशन के बाद मैं चलता हुआ दिखा सकूंगा या नहीं, आई कैन नॉट डू एश्योर यू। तो उसको उसको कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि आप अगर अपने टीसीपी आईपी की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का सॉफ्टवेयर बना हुआ होगा, यानी ड्राइवर सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना। अगर किसी का सिलेक्ट हुआ है तो उसको अनसिलेक्ट कर लेना। लेट नेटवर्क लोड बैलेंसिंग एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेट। अच्छा, ये एक बेसिक एरर है जो हम लोग सब करते हैं, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपने जब नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद आपने सिर्फ नेटवर्क लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना है। और ये लाजमी नहीं कि आपने अपने क्लाइंट एंड सर्वर्स पे इंस्टॉल करना है, आप ये मैनेजर कहीं पर भी लेके जा सकते हो, मगर एप्लीकेशन होनी चाहिए आपके पास। तो आपने न्यू क्लस्टर, अब ये क्लस्टर के अंदर होस्ट ऐड करना है, तो आपने सबसे पहले पहला होस्ट ऐड करना है, विच इज़ 192.168.1.2 ऐड कर देते हैं, अगर वो सर्वर बंद नहीं हुआ। अब वो पूछ रहे हैं कि टू, जो सर्वर टू है उसके ऊपर दो आई इंटरफेसेस बने हुए हैं। एक्चुअली ये एक एक गलती है यहाँ पर, कि जब आपका सर्वर होता है और उसको नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का पार्ट बनाना होता है, तो उसके लिए लाजमी है कि प्राइवेट नेटवर्क एक सेपरेट सबनेट होना चाहिए और जो पब्लिक नेटवर्क है वो सेपरेट सबनेट होना चाहिए। तो दोनों जो इंटरफेसेस हैं उन पे डिफरेंट सबनेट चलाने चाहिए, मगर यहाँ पे गलती हुई है। एनीवे, तो आपने उस सर्वर का इंटरफेस यूज़ करना है जो कि अवेलेबल होगा क्लस्टर के लिए। आपने अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा इंटरफेस आपको चाहिए जो क्लस्टर का पार्ट होगा। एक सर्वर के दो इंटरफेसेस हैं, तो आपने कौन से पार्ट को क्लस्टर का इंटरफेस है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्वर के जो से वो तीन इंटरफेसेस है, तीनों तीन डिफरेंट क्लस्टर्स के पार्ट हैं। दैट्स द डिफरेंट डिबेट। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट का बटन दबाना है। वो आपसे पूछेगा कि प्रायोरिटी कौन सी है, कि नंबर वन पे आएगा लिस्ट जो सी है, क्लस्टर के अंदर नंबर ऑफ सर्वर्स की लिस्ट है, और डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या है कि आपने उसको स्टार्ट करना है, या आप उसे कहते हो कि अभी सस्पेंडेड रखे जब तक कंप्यूटर रीस्टार्ट नहीं होता। उसके बाद आप कहते हो क्लस्टर का आईपी एड्रेस आप क्या करना चाहते हैं। ये वो आईपी एड्रेस है जो तमाम मेंबर्स जो क्लस्टर के अंदर इस क्लस्टर का पार्ट होंगे उन सबको मिलेगा ये आईपी एड्रेस। ये वर्चुअल आईपी एड्रेस है, और ये वर्चुअल आईपी एड्रेस हमने क्या रखा हुआ था, 192.168.1.200, सबनेट मास्क 255.255.255। ओके, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। वो पूछेगा कि आपके क्लस्टर का आईपी एड्रेस 1.200 है, अब इस क्लस्टर को आपने नाम क्या देना है। ये वो एंट्री है जो आपके डीएनएस में जाती है, माई वेब फुल नेम .urduit.com। ओके, अब ये क्लाइंट ऑपरेशन मोड, ये वही यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और आईजीएमपी। अगर मेरे सर्वर पे एक इंटरफेस लगा है तो मैं उसे मल्टीकास्ट मोड में रखूंगा। अगर मेरे सर्वर पे दो इंटरफेसेस हैं तो मैं उसे यूनिकास्ट मोड में रखूंगा। हार्ट बीट एक साइड से जाएगी और दूसरा काम एक साइड से होता रहेगा। आईजीएमपी मल्टीकास्ट इज सॉर्ट ऑफ अ मल्टीकास्टिंग ऑप्शन, मगर ये फर्दर एडवांस्ड मल्टीकास्टिंग है। ये थोड़ा सा नेटवर्क टाइप का टॉपिक हो जाता है, मैं इसको थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। आगे चले गए, इज द डिफॉल्ट फिल्टरिंग, पोर्ट फिल्टरिंग, कि अगर कोई बंदा मेरे नेटवर्क के क्लस्टर के पास आता है और कहता है मैंने पोर्ट 80 को एक्सेस करना है, तो वो क्लस्टर के अंदर ट्रैफिक आ सके। अगर कोई कहे मैंने जी क्लस्टर के पोर्ट 70 को एक्सेस करना है, तो ना आए। इस सॉर्ट ऑफ अ सिक्योरिटी फीचर। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ दोबारा और मैं कहूँ, मैं यूज़र हूँ, मैं कहता हूँ मैंने पोर्ट 2000 पे जाना है, तो जो क्लस्टर है वो ना ट्रैफिक इधर भेजे ना ट्रैफिक इधर, क्योंकि ये सर्वर तो पोर्ट 200 पे किसी ट्रैफिक को नहीं चला रहे। जब आपका वेब सर्वर चल रहा होता है तो वो पोर्ट 80 पे चल रहा होता है। पोर्ट आर लाइक अ प्लेटफॉर्म्स। अगर आपने अच्छी तरह पोर्ट्स को समझना है तो आपको CCNA सीरीज़ का एक पोर्ट्स का लेक्चर मैंने दिया हुआ urduitacademy.com पे पढ़ा हुआ होगा, वहाँ से पढ़िएगा। पोर्ट आर द वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। और हमारे कंप्यूटर के अंदर वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो से हैं वो 0 से लेके 65,565 तक होते हैं। आपका वेब सर्वर पोर्ट 80 पे काम करता है, आपका HTTPS सर्वर पोर्ट 443 पे काम कर रहा होता है, आपका DNS सर्वर जो है पोर्ट 53 पे काम कर रहा होता है, FTP 2021 पे काम कर रहा होता है, टेलनेट 23 पे काम करती है। तो इस तरह तो आपका जो वेब सर्वर है वो पोर्ट 80 पे काम कर रहा होता है। मैं कहता हूँ कि कोई भी किसी किस्म की रिक्वेस्ट भेजें, सारी की सारी क्लस्टर के अंदर सर्वर्स पे भेज दो।
अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट का बटन दबाएं और आप कहें नहीं जी पोर्ट 80 की सिर्फ रिक्वेस्ट अंदर क्लस्टर पे भेजें और किसी चीज़ की रिक्वेस्ट क्लस्टर पे नहीं जानी चाहिए, यानी सर्वर्स तक ना पहुंचे। कोई भी अगर 192.168.200 को एक्सेस करे और कहे मैंने पोर्ट 90 पे कोई एप्लीकेशन एक्सेस करनी है, तो मेरा क्लस्टर पोर्ट 90 की एप्लीकेशन भी करता ही नहीं है, तो मुझे उसे वो सर्वर तक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड ही नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया। फिल्टरिंग मोड, फिल्टरिंग मोड क्या है कि मल्टीपल होस्ट क्या कि मेरे पास डिफरेंट होस्ट आ रहे हैं और उन सब की ट्रैफिक जा रही है सर्वर्स के पास। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एक होस्ट जो है उसकी रिक्वेस्ट एक सर्वर पे जाए, उसी होस्ट की रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पे जाए, उसी होस्ट की तीसरी रिक्वेस्ट तीसरे सर्वर पे जाए, या मैं कहता हूं कि उसकी तमाम रिक्वेस्ट एक स्पेसिफिक सर्वर पे जाए। ठीक हो गया। तो अगर मैं सिंगल कर दूं तो वो जो एक स्पेसिफिक होस्ट होगा उसकी एक रिक्वेस्ट एक सर्वर पे जाएगी। ठीक है। अगर मैं कहूँ पूरे नेटवर्क की रिक्वेस्ट एक सर्वर पे चली जाए तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। एफिनिटी नन कर दूं तो किसी सर्वर की किसी रिक्वेस्ट कहीं पर भी जा सकती है। ठीक है। मैंने बाय इसको नॉर्मली सिंगल पे किया हुआ है कि मेरे एक मशीन की जो रिक्वेस्ट है वो एक स्पेसिफिक सर्वर पे जाए, और अगर मेरी मशीन से 10 रिक्वेस्ट आ रही हैं तो वो सारी की सारी एक सर्वर पे जाए, ये ना हो कि उसकी आधी रिक्वेस्ट एक सर्वर पे जा रही है, आधी रिक्वेस्ट एक सर्वर पे जा रही हो। दैट कैन बी डन। ठीक है। तो आप जब इसको ओके कर देते हो और फिनिश करना है, दैट्स इट, आपका जो है वो क्लस्टर में एक सर्वर ऐड हो जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अब मैंने क्लस्टर के अंदर दूसरा सर्वर ऐड करना है। ठीक है। और मैंने कहा वो दूसरा सर्वर जो है वो ये खुद है 192.168.1.1, और जब मैं उसे कनेक्ट का बटन दबाता हूँ तो वो पूछता है कौन से इंटरफेस को यूज़ करना है। इस पर भी दो इंटरफेस बने हुए हैं, तो मैंने कहा इस इंटरफेस को करो, और वो पूछता है इसकी आइडेंटिफिकेशन कौन सी है, मैंने कहा 2 कर दो। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉल्ड इक्वलिटी लोड वेट। अब वो पूछता है कि भैया इसके अंदर लोड कितना डालना है, इस सर्वर पे कितना लोड डालना है। मैंने कहा ये सर्वर एग्जैक्टली कैपेबल है उतनी ही हॉर्स पावर का जितना पुराना सर्वर था। हॉर्स पावर गलत टर्म है एक्चुअली, कि ये सर्वर तमाम वो काम कर सकता है जो दूसरा सर्वर कर रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको इक्वल रहने देता हूँ। थोड़े दिनों बाद ये तो नहीं यार, इस सर्वर पे मैंने एक्टिव डायरेक्टरी भी चलाई हुई, सारा कुछ चलाया, मैं कहता हूँ इसको पे ना ज़रा 20% वेट डाल दो। वो कहता है ठीक है, ओके फिनिश। अब ये सर्वर भी आपका पार्ट बन जाएगा, और आपको कैसे पता चलेगा ये सर्वर कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर कन्वर्ज लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये सर्वर जो है वो लेटेस्ट स्टेट के अंदर है। अब अगर मैं दोबारा अपनी उसी क्लाइंट मशीन पे जाऊं, दोबारा देखा ब्लिप आई कि वो इंटरफेस को थोड़ा कन्फिगर करता है। अब मैं दोबारा अगर अपने वही IIS वाले इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाऊं और उसको कहूं कि भैया ज़रा दोबारा पेज रिफ़्रेश करो, तो वो दोबारा अब्दुल्ला का पेज ही दिखा रहा है। लेट मी जस्ट क्लोज द एक्सप्लोरर, उसकी रजिस्ट्री क्लियर करके, और मैं दोबारा एक्सप्लोरर खोलता हूँ 1.200। वो खैर अब्दुल्ला का ही पेज दिखा रहा है। लेट मी गो टू द डिफरेंट मशीन पे जाके और फिर वहाँ से चला के देखते हैं। ठीक है। ये मेरी डिफरेंट मशीन है। यहाँ से मैं अगर वही उर्दू IT myweb-urdu-it.com खोलूँ या IP एड्रेस एक्सेस करूँ, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो माई वेब कर लेता हूँ, myweb.urduit.com। ये तहा का सर्वर लेगा। ये एक्चुअली सर्वर 1 है, मैं बैठा सर्वर 3 के ऊपर हूँ, मगर ये सर्वर 1 से पेज लोड करके दे रहा है मुझे। ठीक हो गया। अगर आपने सर्वर्स को वैसे एक्सेस करना है, लाइक आप कहते हो नहीं यार मैंने मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये पसंद है, तो आप ऐसे कर सकते हो 1.1 और ये दूसरा सर्वर है 1.2, और आपने देखा ये दोनों लोड बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है। अगर मैं 1.2 पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके अगर मैं 192.168.1.200 कर दूँ तो वापस मुझे दूसरे सर्वर पे ले गया। ठीक है। दिस इज़ हाउ योर लोड बैलेंसिंग वर्क। ये दिस इज़ नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। ये इनेबल होती है आपके कंप्यूटर के ऊपर, और नेटवर्क लोड बैलेंसर मैनेजर अगर आप अपने क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल कर ले तो आप क्लस्टर कन्फिगर कर सकते हो। ठीक हो गया। दिस इज अबाउट नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। अब हम चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, विच इज कॉल्ड फेल ओवर क्लस्टर। ये लेक्चर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा हो, मगर ये काफ़ी लंबा हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर दें या हम नई रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। मेरे ख्याल में हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं और इसको दोबारा लेक्चर 11 पार्ट 2 कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो मुलाकात होती है 15 सेकंड के बाद। अल्लाह हाफिज़।